गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पर दिख रहा होगा सॉलिबिलिटी, और इसी से रिलेटेड है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिबिलिटी बिल्कुल एकदम डिटेल से समझाते हैं सिंपल तरीके से। सॉलिबिलिटी सॉल्युबल वर्ड से बना है। सॉल्युबल हम लोग पढ़े हैं। अगर किसी सब्सटेंस को, जनरली सॉलिड या लिक्विड को, किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, यानी जहां उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं रहता है। जैसे अगर आप शुगर को वाटर में डालते हो, कुछ देर के बाद शुगर डिसअपियर हो जाता है। हम ये कहते हैं कि शुगर सॉल्युबल है वाटर में, यानी कि डिसअपियर हो जाना, मिक्स हो जाना, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करना, वो सॉल्युबल वर्ड हुआ। सॉल्युबल अमाउंट के अनुसार से कई बार में हम लोग टर्म यूज करते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस सॉल्युबल है, ये स्लाइटली सॉल्युबल है या स्पैरिंगली सॉल्युबल है। इसका क्या मतलब हुआ? जनरली आयोनिक कंपाउंड, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में जाने के बाद में आयोनाइज कर जाते हैं, और उस आयोनाइजेशन की वजह से वो सॉल्युबल होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, यानी वो सॉल्युबल हो गए। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, और पार्शियली आयोनाइज होने की वजह से वहां इक्विलिब्रियम अटेन होता है। उन्हें स्पैरिंगली सॉल्युबल भी कहा जाता है। और इस जगह पर हम लोग सॉल्युबिलिटी में वैसे ही साल्ट को कंसीडर करते हैं, वैसे ही केमिकल सब्सटेंस को कंसीडर करते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो वीक होगा वो पार्शियली आयोनाइज करेगा, वो रिवर्सिबल नेचर शो करेगा, और इक्विलिब्रियम वहीं अटेन करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तभी हम लोग इससे रिलेटेड फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन याद करवा, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे। अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, तो एक समय के बाद में वो डिसॉल्व नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। यहाँ सॉल्युबिलिटी उसी से रिलेटेड है। The maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent to prepare its saturated solution is called solubility of the solute at that temperature. At that temperature बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज करेगा। याद कीजिए आप सॉल्यूशन चैप्टर में, अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, देन इट बिकम अनसैचुरेटेड, यानी उसमें और डिसॉल्व हो सकता है, तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दिए तो वहां डिसॉल्व होने का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घट जाएगा। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी में हम लोग टेम्परेचर को फिक्स करके रखते हैं, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये वर्ड यूज करना जरूरी है। सॉल्युबिलिटी को आप ग्राम पर लीटर में भी यूज कर सकते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर में भी यूज कर सकते हैं, या मोल पर लीटर में भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंसीडर कर रहे हो। जैसे अगर आप करें कि 2 मोल ऑफ साल्ट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर हो गया। अगर आप करें कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब यहां पर इसका यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। तो किस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मायने रखता है। लेकिन इस चैप्टर में यहां पर हम लोग जनरली मोलरिटी यानी कि मोल पर लीटर यूज करते हैं। अब इसी से रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि आयोनिक कंपाउंड का किस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, जो देखो। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई AB, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक साल्ट है, और स्पैरिंगली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है। सॉल्यूशन में जाने के बाद ये आयोनाइज कर रहा है A+ प्लस B-। अब इनके सॉल्युबिलिटी वैल्यू को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी A+ का सॉल्युबिलिटी S हो गया, B- का भी सॉल्युबिलिटी S हो गया। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो एट इक्विलिब्रियम, याद कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K would be equal to molar concentration of A+ into molar concentration of B- divided by molar concentration of AB हो जाएगा। और इसको अगर यहां ले आते हैं हम लोग तो K into AB, ये सॉल्यूट है जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू
A प्लस इंटू B माइनस। ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ये मिलकर एक नए कांस्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें सॉल्यूटिव प्रोडक्ट कहा जाता है या सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। आप चाहें तो इनका वैल्यू भी रख सकते हैं। A प्लस का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है S, तो यहाँ S रख दिए। B माइनस का कितना है S, तो यहाँ S रख दिए। ये सॉल्यूटिव प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, सबस्क्रिप्ट में S पे लिखते हैं, यहाँ नीचे में K के नीचे में इट कैन बी रिटन एज S स्क्वायर। तो सॉल्यूटिव प्रोडक्ट का डेफिनेशन आ गया, सॉल्यूटिव प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन इन सॉल्यूशन। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड एक कंडीशन है जो कि सॉल्यूटिव प्रोडक्ट के लिए होना जरूरी है, तो यहाँ पर इनके कंस्टिट्यूएंट्स आयन के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्यूटिव प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था कि अगर AB का सॉल्यूटिव इतना दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल इनका 1 है, तो इनका भी 1 हुआ, इनका भी 1 हुआ। अब उसी अनुसार से अगर नंबर ऑफ मोल चेंज किया तो सॉल्यूटिव प्रोडक्ट का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूटिव और सॉल्यूटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर किसी सॉल्यूट का, किसी साल्ट का सॉल्यूटिव दिया हुआ है तो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन के अनुसार से हम लोग सॉल्यूटिव प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल जैसे AB के केस में निकाले, तो AB का अगर सॉल्यूटिव वैल्यू S था तब उस कंडीशन में उनके सॉल्यूटिव प्रोडक्ट का वैल्यू S स्क्वायर आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लिया कि कोई केमिकल सब्सटेंस AB2 है और ये पार्शियली आयोनाइज करता है एज A2 प्लस एंड प्लस 2B माइनस। चार्ज देखो 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, न्यूट्रल है। अगर इनका सॉल्यूटिव वैल्यू S है तो ये चूंकि 1 मोल है तो अगर इनका S है तो यहाँ इसका भी S हो जाएगा और इनका वैल्यू आ जाएगा 2S। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालते हैं तो याद करो जैसे हम लोग लीकेटिलियस प्रिंसिपल में पढ़े थे, तो इट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ A2 प्लस इनटू B माइनस टू द पावर 2, क्योंकि आगे में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो उसके पावर में चला जाता है। अब इसके वैल्यू को पुट करो, A का सॉल्यूटिव वैल्यू S आ गया, जबकि B का सॉल्यूटिव वैल्यू 2S है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा 2S का स्क्वायर। ये 2S B के केस में है। अब इसको और सिंपलीफाइड करो, S इंटू 4S स्क्वायर। ये आप कर सकते हो कि इस कंडीशन में सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ AB2 इट वुड बी इक्वल टू 4S स्क्वायर इंटू S करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 4S क्यूब। ये पार्ट है। एक और बताते हैं, सपोज AB3 है and it ionizes as A3 plus 3B minus. Solubility of the solute is S, तो यहाँ 1 मोल है तो इसको S कर दिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 3S। अब इस कंडीशन में अगर सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालते हैं तो इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस टू द पावर 3। वैल्यू पुट करो, A3 प्लस का वैल्यू हो गया S और B का वैल्यू हो गया 3S टू द पावर 3। आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा S और 3S का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 27S टू द पावर 3। या यहीं से हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ AB3 इट वुड बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो S का पावर ये 4 हो जाएगा, तो 27S टू द पावर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सॉल्यूबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहां पर भी देखो दो पार्ट है, ये सॉल्यूबिलिटी है और ये सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, तो अगर सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप सॉल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं, या अगर सॉल्यूबिलिटी दिया हुआ है तो सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, डेफिनेशन भी आप यहां से ही लिख सकते हो, सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस is the product of molar concentration in saturated solution
विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि इनके मोलर कंसंट्रेशन के पावर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब एक लेते हैं A2B3, इन सब को आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। सपोज A2B3 है और ये आयोनाइज कर रहा है एज 2A3 प्लस 3B2 माइनस। द सॉल्यूट S, तो इसका 2 मोल है तो यहां लिखेंगे हम लोग 2S, और इनका 3 मोल है तो यहां लिखा जाएगा 3S। अब इस जगह पर अगर हम लोग सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालते हैं तो इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस टू द पावर 2 इंटू B माइनस टू द पावर 3। यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 था तो पावर 2 हो गया, यहाँ 3 है तो पावर 3 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, A के केस में वैल्यू 2S है तो यहाँ 2S टू द पावर 2 और यहाँ 3S टू द पावर 3। 2S का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4S स्क्वायर, और 3S के क्यूब का करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27 S टू द पावर 3। अब 27 इंटू 4 करोगे ये वैल्यू हो जाएगा 108 S टू द पावर 2 एंड S टू द पावर 3, ये S टू द पावर 5। ये वैल्यू आ गया सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ S है, ये सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ A2B3। अब जो केमिकल सब्सटेंस था उसके अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल से बताएंगे, पहले इतना आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूटिव प्रोडक्ट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl इज 0.02 मोलर। ये इसका सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है एंड यू हैव टू डिटरमाइन इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू। तो आपको निकालना है कि इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। तो अब आयोनाइजेशन करो। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये आयोनाइज करेगा एज Ba2 प्लस 2Cl माइनस। इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो इनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू हो गया S, इनका 2 मोल है तो इनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू हो गया 2S। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 it would be equal to molar concentration of Ba2 plus into molar concentration of Cl minus to the power 2। बेरियम का वैल्यू हो गया S, क्लोरीन का वैल्यू हो गया क्लोराइड का 2S टू द पावर 2, S इंटू 4S स्क्वायर, इट मीन्स 4S टू द पावर 3। ये तो रिलेशन निकल गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी वैल्यू दिया हुआ है 0.02, तो इसके वैल्यू को यहाँ डालते हैं तो जहां S है उसकी जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 0.02 टू द पावर 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 0.02 को हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं टू द पावर 3। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 यानी कि 8 वैल्यू आएगा, तो 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6, 8 4 जा 32, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये इसके सॉल्युटिव प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया। अब अगर यूनिट की बात करोगे तो फिजिक्स का ऐसे जनरली आपके लेवल में देखोगे तो यूनिट नहीं यूज किया है, लेकिन जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग निकलता था, यहाँ भी वैसे ही निकलेगा। ये भी देखो S का यूनिट है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी कि अगर इसका आप यूनिट लिखना चाहें, अगर कंफ्यूजन है तो मत लिखो, लेकिन अगर लिखना चाहें तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3, या इसी को मोल टू द पावर 3 या लीटर टू द पावर माइनस 3 कहां से आ गया, तो देखो यहाँ रिलेशन में आया S का पावर 3, तो यूनिट तो हम लोग सॉल्युबिलिटी का ही यूज करेंगे। तो चूंकि ये मोलर है तो या तो आप कैपिटल M लिख सकते हो या फिर मोलर की जगह पे मोल पर लीटर लिख सकते हैं।
तो एक मेथड एक तरीका ये था क्वेश्चन पूछने का कि जहां पे सॉल्यूटिव दिया हुआ है तो आप सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उसमें केमिकल सब्सटेंस का, साल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी वैल्यू दिया हुआ था और आपको निकालने के लिए कहा गया सॉल्युटिव प्रोडक्ट। इसी का रिवर्स करते हैं हम लोग कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्युबिलिटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड is 1.6 into 10 to the power minus 3, ये दिया हुआ है। Then what would be its solubility? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका solubility वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। S का वैल्यू निकालना है। यहाँ सॉल्युटिव प्रोडक्ट दिया हुआ है तो फिर सिल्वर क्लोराइड का आप पहले आयोनाइजेशन करो। AgCl ये सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज करेगा एज Ag प्लस Cl माइनस। सॉल्युटिव वैल्यू अगर हम S मानते हैं तो इनका 1 मोल है तो ये S हो गया, ये भी S हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्युटिव प्रोडक्ट AgCl का निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू होगा मोलर कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन। Ag प्लस के लिए वैल्यू हो गया S, इनके लिए भी वैल्यू हुआ S, इट मींस S स्क्वायर। इसी को और हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में चूंकि सॉल्युटिव प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 3, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 1.6 into 10 to the power minus 3 is equal to S स्क्वायर। अब बाकी आपका मैथ्स का पार्ट हो गया, S का वैल्यू निकालना है। Therefore S would be equal to root under 1.6 into 10 to the power minus 3। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं। अगर इस 1.6 को अगर हम लोग 16 कर दें तो 10 का पावर माइनस 3 की जगह पर ये 10 का पावर माइनस 4 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो ये 16 into 10 to the power minus 4, ऐसा भी सोचना। अगर फिर से इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल यहां से यहां ले आएंगे, क्योंकि अगर कहीं नहीं डेसिमल दिख रहा है इसका मतलब लास्ट में होता है। तो यहां से डेसिमल अगर यहां शिफ्ट करते हो तो 1.6 into 10 to the power 1 तो -4 और +1 ये -3 के बराबर होगा। अब ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, 16 का हम लोग रूट निकाल सकते हैं तो 16 का रूट ये वैल्यू हो गया 4 और 10 to the power -4 का अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू हो गया 10 to the power -2। तो 4 into 10 to the power -2 ये मोलर लिख सकते हैं आप, या इसकी जगह पर 0.04 मोलर, दोनों में से कोई लिख सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिखना चाहें तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि जनरली हम लोग जब डेसिमल दिया हुआ है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीका हो सकता है, दो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है, या तो सॉल्युटिव दिया हुआ रहेगा तो सॉल्युटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए कहेगा, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में लोग सोल्व किए। दूसरा, अगर सॉल्युटिव प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप सॉल्युटिव निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन तो वो मैथ्स का पार्ट है। मे भी हो सकता है कि यहाँ s का पावर 3 है तो फिर उस कंडीशन में कैसे निकालोगे, अब ये मैथ्स में आप पढ़े हैं उसका आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट। सॉल्युटिव प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और सॉल्युटिव प्रोडक्ट के बाद में एक और टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन इनका भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम लोग सॉल्युटिव प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, लेकिन याद करो इसी चैप्टर में एक आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और दूसरा आया था रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc, और दोनों के लिए फार्मूला लिखते थे तो बिल्कुल एक ही जैसा था, लेकिन दोनों में फर्क था। फर्क क्या था, Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है, और किसी भी टाइम में केमिकल रिएक्शन में अगर उनके कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो यूज करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, तब वो Qc का वैल्यू देता है। ठीक उसी तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लेते हैं, जबकि आयोनिक प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में हो सकता है। इट मे बी अनसैचुरेटेड, इट मे बी सैचुरेटेड एंड इट मे बी सुपर सैचुरेटेड, यानी कि तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है।
जैसे वहां था कि QC का वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम के पहले का भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम के बाद का भी हो सकता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग निकालते हैं, इनके इस वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हैं। अब सॉलिड प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट के वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर सॉलिड प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल हुआ, इट मींस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अगर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कम है सॉलिड प्रोडक्ट के वैल्यू से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू बड़ा है सॉलिड प्रोडक्ट के वैल्यू से, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड से ज्यादा हुआ, सुपर सैचुरेशन कंडीशन में हुआ। और सुपर सैचुरेशन कंडीशन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, उसे निकालने के लिए हम लोग आयनिक प्रोडक्ट और सॉलिड प्रोडक्ट के वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब इसी से रिलेटेड इसके कैलकुलेशन को आज नहीं बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप सॉलिबिलिटी और सॉलिड प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप बनाइए। इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग आयनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही दिए, यहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना है। एक दो क्वेश्चन बताएंगे आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, सॉलिड प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, यहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा या फिर इनका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा उसके बारे में। और एक और टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर में एक क्लास और लगेगा, इक्विलिब्रियम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था, पूरे 1.5 महीने के करीब में टाइम लगा, आप फील कर रहे होंगे। तो इतना बड़ा चैप्टर था इक्विलिब्रियम, लेकिन ये हम लोग का इनऑर्गेनिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बाद में अगले क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक क्लास के बाद में अब हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, जो कि 2 चैप्टर है, एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन। लेकिन उसके पहले तक पीछे का जितना बैकअप है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि ऑर्गेनिक में फुल कंसंट्रेशन रह सके। और स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक पार्ट से लेकर के चलेंगे और जो भी बेस बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो 11th में ही है। अगर 11th को आप इग्नोर कर दिए खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 12th में परेशानी होना तय है। तो इसलिए पीछे का जितना कुछ छूटा हुआ है तो वो कोशिश कीजिए कि इसको आप कवर अप कर लीजिए, क्योंकि फिर जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो फुल कंसंट्रेशन उसी के ऊपर देना होगा। तो आज यहीं तक।